अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अभी ज़ीरो पर है और आपने आज ये पहली वीडियो ही यूट्यूब पर देखी, तो प्लीज़ मेरे भाई आप इस चैनल पर बिल्कुल करेक्ट आए, क्योंकि हम यहाँ पर कराएंगे आपको 4 से 5 सेट फिजिक्स के कराने के बाद आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम का जब पेपर आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो मैं सेट कराऊंगा ये सारे सेट कहीं ना कहीं इन सेट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे आए हुए ही होते हैं और क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। भरोसा रखिए 4 से 5 सेट करने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इतने भरोसे से ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम ये सारे के सारे सेट्स ऑफलाइन कोचिंग में ही कराते थे। तो वहाँ पर इन सेट्स को कराने के बाद स्कोर हमारा जो आता था वो 90+, 95, 96, 97 तक हमारा रिजल्ट गया है। तो आप भरोसा रखिए, चैनल से जुड़ जाइए और लगातार सेट्स को देखते रहिए, करते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो करेंगे खंड आ। उसका पहला प्रश्न ये दे रखा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या पैटर्न रहने वाला है, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, किस तरीके से कॉपी को हमें वहां लिखना है। तो अब हम शुरू करेंगे खंड आ। तो पहला क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है? 0 होता है, -1 होता है, +1 होता है या अनंत होता है? तो कितना होता है? अनंत होता है। चांदी कोई सी भी धातु तो उसका परावैद्युतांक कितना होता है? ये अनंत होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4th। यहाँ पर स्टार बना है तो स्टार वाले क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो हम स्टार वाले क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये देख लो, ये लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो कौन सा है। पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के मान समान है? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, क्या क्या दे रखा है हमारे पास। हमें दे रखा है, हमसे पूछा है अपवर्तनांक क्या है, मतलब n बराबर क्या आएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क, ओके। उसके बाद अपवर्तक कोण a होता है और विचलन कोण देखिए, ये है विचलन कोण डेल्टा। ये दोनों कैसे दे रखे हैं? समान दे रखे हैं। ये देखो, ये लिखा है समान। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा इक्वल टू a(n-1), ओके। तो डेल्टा की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ? यहाँ पे a लगा सकता हूँ, ये भी a हो गया, ये हो गया n-1, ए एकम ए, तो एक ही हो गया, n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2। अगर आप इस सॉल्यूशन को उतारना चाहते हैं तो उतार लेना। तो कितना आ गया? n बराबर 2। तो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है कौन सा? ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे खंड। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा घा। समीकरण 4(1H1) एम्प्लाइज दैट 2,4He + 2 1 + बीटा 0 प्लस एनर्जी। यहाँ पर देखो, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, इस समीकरण के अंदर एनर्जी निकली है, उत्सर्जित हुई है। तो इस प्रकार की हम रिएक्शंस को कौन सा नाम देते हैं? नाभिकीय संलयन। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर? सेकंड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बदलते हैं अपना पेज। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन? तो देखो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये तो मूल कण है, ये नाभिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन अल्फा कण जो होता है वो नाभिक से रिलेटेड नहीं होता है। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन, कौन सा? थर्ड हो गया, ओके। उसके बाद देखते हैं 4। प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n तथा अनुनादी आवृत्ति nr है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा। आप इसको लगा लीजिए, ओके। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे खंड बा की तरफ, ओके। तो यहाँ से अब हमारा जो है एक एक मार्क्स के क्वेश्चन ये शुरू हो गए हैं। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे का विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम इसका देंगे आंसर। तो यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्न 2 का कौन से का उत्तर दे रहे हो? ये हम उत्तर दे रहे हैं, देखो प्रश्न 2 का, ये देखिए हम दे रहे हैं उत्तर का उत्तर, ओके। तो हमसे पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषता है। तो पहली विशेषता हम ये लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। लिखो भी साथ में, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ओके। पहला पार्ट ये हो गया हमारा। दूसरा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा पार्ट ये हो गया, विद्युत
चुंबकीय, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो प्लीज़ आप मेरे भाई नोट्स बनाते रहिए और इसी तरीके से आप छापते रहिए वहाँ पर जाके। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही रिपीट होने वाले, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दूसरे का खा, देहली तरंग धैर्य से क्या तात्पर्य है, देहली तरंग धैर्य, ठीक है। अब हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, समझा भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रश्न, चलो मैं इसको थोड़ा दूसरा पेन चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 2 का, किसका उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न 2 का खा। ओके, ये हो गया प्रश्न 2 का खा। और मैं पेन अभी दूसरा और ले लेता हूँ, शायद ये ज़्यादा उत्तर, शायद ये सही चलेगा। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे क्या है, देहली तरंग धैर्य। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेनी है, देहली तरंग धैर्य, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर हेडिंग आ गई अपने पास, देहली तरंग धैर्य। ओके, इस तरीके से आपको हेडिंग लगा लेनी है और उसके बाद आपको इसकी परिभाषा लिख देनी है। देखिए परिभाषा क्या है, पहले मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर मान लो ये कोई धातु का पृष्ठ है, ठीक है, ये धातु पृष्ठ हो गया। अब कोई भी देखो धातु का अगर पृष्ठ है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के पृष्ठ में, ये सारे क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं, ये मान लो ये है आपतित प्रकाश। तो ये आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य इतनी होनी चाहिए कि इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्सर्जित कर सके, इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो ऐसी तरंग धैर्य, क्या लिखोगे, ऐसी तरंग धैर्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग धैर्य कहलाती है और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो बस आपको इतना लिखना है 1 मार्क्स के अंदर। अब मैं लिख रहा हूँ और आपको अगर वीडियो स्किप करना है तो आप स्किप करके उतार सकते हैं। एक बार और समझ लो कि ऐसी तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप इसके कर देना, मैं अब लिख रहा हूं, ऐसी तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो ऐसी तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ओके, इसे न्यू नॉट, चलो मैं न्यू नॉट फिर से बना देता हूँ, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये रही इसकी परिभाषा, ठीक है। ऐसी तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, ऐसी तरंग दैर्घ्य को हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हम अपना अगला क्वेश्चन निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ से, ये तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है गा, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकल दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 मार्क्स का पूछा है, तो उतना ही इसको करेंगे जिससे हमें 1 मार्क्स आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है, क्वेश्चन जो पूछा है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 2 का, किसका उत्तर दे रहे हो भाई, 2 का गा। तो देखो हमारे पास 2 दे रखे हैं यहाँ पर अपवर्तनांक, n बराबर 3/2 और यहाँ भी n बराबर 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, एक को मान लेंगे n1 3/2, दूसरे को भी मान लेंगे n2
3/2 ये हमें दे रखा है। ओके, हमसे पूछी है फोकस दूरी। ओके, अब इससे रिलेटेड देखो हमारे पास फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को अब लिख रहा हूँ, देखिए सूत्र से, या फिर सूत्र लिख देना। क्या फॉर्मूला देखो, 1/f इक्वल टू n2/n1, ठीक है, -1, ये हो गया r1 - 1/r2। ओके, ये फॉर्मूला है। जब भी दो अपवर्तनांक आपको दे रखें तो आपको इसी फॉर्मूले से आपको आंसर दे देना है। ओके, सही है भाई। साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आपको वहाँ भी बता दें। ओके, तो भाई n2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2। n1 कितना दे रखा है, 3/2। ये दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया -1। ओके, ये ऐसे चलेगा, 1/r1 - 1/r2। देखो ये तो सेम है, कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है भाई, कट गया। तो यहाँ बचा 1/f इक्वल टू, तो ये हो गया 1 - 1। कैसे बचा 1 भाई, अगर तुम 2 से 2 काटते थे तो 2 एकम 2 आता नहीं आता, इसी तरीके से काटो, यहाँ भी क्या आएगा, एक आएगा और एक, चलो इसको मैं अब लिखूंगा नहीं, ऐसे कर देता हूँ। ये हो गया 1/f, यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 0 गुणा f। अगर f का मान निकालोगे तो 1/, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया, देखो भी, ये हो गया इन्फिनाइट। तो जब भी फोकस दूरी हमारे पास अनंत आती है, जब भी फोकस दूरी हमारे पास अनंत आती है तो समझ लेना कौन सा लेंस है, समतल लेंस। और ये कैसा लेंस होगा, पारदर्शी, ठीक है। तो प्रकृति पूछी थी कैसी है, समतल लेंस, और कैसा है ये, पारदर्शी लेंस। तो ये इस क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हो गया, चलो देखो हो गया। दूसरे का हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे देखो आगे। दूसरे का अब हम पढ़ेंगे अड़ा, ठीक है, ये वाला अड़ा। न्यूमेरिकल्स पोर्शन इसमें दे रखा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलेंगे। देखो क्या लिखा है, 7n14 मतलब 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमें निकालना है, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको, साइड से यहाँ इसको रख ले रहेगा, शायद आपको देखें। 7n14, इसमें हमें चाहिए आवेश, ठीक है, आवेश। आवेश की मात्रा हमसे इसमें पूछिए कि इसमें कितने कूलाम आवेश है, ठीक है, कितने कूलाम आवेश है। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो है, ये 7 जो दे रखा है, ये है प्रोटॉनों की संख्या। नाइट्रोजन है एक तरीके से, नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है भाई, 7। ओके, ये है n की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, आपने बहुत सबने पढ़ा होगा, Q बराबर NE। आवेश हमें चाहिए, किस पर चाहिए, नाइट्रोजन पर आवेश, तो हमने n लगा दिया। n कितना दे रखा है, 7। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 आवेश होता है। तो आंसर कितना आ गया, 16 × 112, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, और ये हो गया 10 की पावर -19। तो ये रहा हमारे पास इतने कूलाम आवेश। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रश्न 2 का अड़ा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आप उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इस खंड के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो उसको भी हम यहीं कर देते हैं, जगह है अपने पास, यहां हम उतार देंगे इसको, ठीक है। देखो भी पढ़ लो क्या लिखा है। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, ये लिखा है। चलो भाई लिख देना, प्रश्न क्या लिखोगे यहां पर, 2 का चाचा, ठीक है, प्रश्न 2 का चाचा। एक हेनरी की परिभाषा पूछी, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व। चलो पहले हेडिंग लगाते हैं, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व। पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है हेनरी का, हेनरी स्वप्रेरकत्व का, ये होता है 5 × I। ये फॉर्मूला है 5 × I। एक हेनरी, अगर हम विद्युत धारा का मान, देखो ध्यान दो, अगर हम I जो है, I का मान अगर लगा दें 1 एम्पियर, ध्यान दो 1 एम्पियर अगर हम लगा देते हैं तो L बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर I की जगह पे लगा रहे हैं 1, तो L बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। इस चीज को समझो, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब प्राप्त चुंबकीय फ्लक्स 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बात को समझो, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब प्राप्त
चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर है, एल के बराबर, और ये एल है स्वप्रेरकत्व। ठीक, बात समझ आ रही है बात। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय फ्लक्स 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कहलाता है। चलो अब हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। तो मैं इसके नीचे से ही लिखना, मैं यहाँ पर जगह है मेरे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्राप्त कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ओके, तो आज हमने जो है खंड आ किया और खंड बा किया। बाकी का जो अगला टॉपिक है, जो हमारे अगले खंड आएंगे, हम सेकंड वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो